So next topic is monotonicity. Monotonicity is also considered an application of derivative. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, मोनोटोनिसिटी क्या होती है, वो फंक्शन का नेचर बताती है कि फंक्शन बिहेव कैसा कर रहा है। उसका नेचर पता कैसे चलता है, बाय साइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव। उसके डेरिवेटिव के साइन से हमें पता चल जाता है कि कैसा बिहेव कर रहा है, कोई फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। तो जो मोनोटोनिसिटी होती है, मतलब अगर कोई ग्राफ दे दिया हमें, अगर वो अपर डायरेक्शन में है या फिर कंप्लीटली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मोनोटोनिक है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है मोनोटोनिक की, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है, या तो अपर डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, तभी हम फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, जो मोनोटोनिक होता है उसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सेकेंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, x1 से x2 बड़ी आ जाएगी, इससे बड़ी x3 आ जाएगी, वैसे वैसे ही इनकी जो इमेजेस हैं, मतलब जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। x1 की जो भी वैल्यू आएगी f ऑफ x1 की, और f ऑफ x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से बड़ी ही होगी। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पॉइंट्स में इंक्रीमेंट है तो उनकी इमेजेस में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या बोलता है, अगर x की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं बट उसका ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सपोज x1 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी f(x1) और x2 जो x1 से बड़ी है, उसकी x2 की जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी उससे जो x1 वाली वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। दैट मीन्स इसका ग्राफ पहले x1 पे तो ऊपर होगा। ठीक है, जब x2 के पास जाएंगे तो उसकी fx2 जो है वो fx1 से छोटी है, मतलब उसका ग्राफ नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग मतलब जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इमेजेस भी इंक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीमेंट इन द वैल्यूज। ठीक है, तो वो क्या करता है, डिक्रीमेंट इन द इमेजेस, उनकी इमेजेस में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी फंक्शन, एक तो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, जैसे जैसे x1 से x2, x2 से x3 बड़ी होती जाएगी और जो उनकी इमेजेस हैं वो भी स्ट्रिक्ट वाला साइन ही फॉलो करेंगी। सिंपल अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिखा है तो इक्वालिटी होल्ड करती है वहां पे। ठीक है, जैसे जैसे x1 से x2 बड़ी लेते जा रहे हैं, या तो उनकी इमेजेस इक्वल होंगी या फिर बड़ी या छोटी होंगी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ दिख गया तो आपने सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ही लेना है, इक्वालिटी नहीं लेंगे। जैसे मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, x1 से x2 बड़ा होता जाएगा बट जो इमेजेस हैं वो छोटी होती जाएंगी, ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा कुछ बोल दे कि कोई इंटरवल दे दिया आपको, उसके एक इंटरवल की कुछ पार्ट पे तो इंक्रीज बन रहा है, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग फॉर्म में है, और दूसरे पार्ट में डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। सपोज हमारे पास मॉड का है, हमने मॉड ले लिया और -1 से 1 का इंटरवल ले लिया। ठीक है, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा इस सारे इंटरवल में होना चाहिए, अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो सारे इंटरवल में होना चाहिए। तो मुझे पता है कि -1 to 1, हियर इज -1, हियर इज 1, ये वाला ग्राफ ऐसे बिहेव करता है, इधर को तो ऐसे जाता है और इधर को ऐसे आता है इस तरफ से। तो देखो -1 पे वैल्यू क्या होती है, 1, आगे आगे जाते जाएंगे 0 पे, इधर को तो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, -1 से तो 0 बड़ी है, -1 से 0 बड़ी है। ठीक है, ये वाला तो फॉलो कर गया। अभी क्या बोला है उन्होंने, -1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1, और 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0, तो ये इधर को हो जाएगी, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला रूल कौन से में फॉलो हो रहा है, डिक्रीजिंग में, मतलब -1 से 0। तो ये वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, वैसे तो ये स्ट्रिक्टली है तो हम उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और 0 से 1 में वैल्यूज इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, 0 पे 0 है, 1 पे हाफ है, 1 पे 1 रहेगा, तो 0 से 1 के बीच में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन अपने किसी इंटरवल के हाफ पार्ट पे या कुछ पार्ट पे
अलग बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग जा रहा है, और कुछ पार्ट पे अलग बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, तो उसको हम मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, तो वो मोनोटोनिक नहीं होता। पूरे इंटरवल पे सेम बिहेव करना चाहिए। अगर मैं बोल दूं मॉड एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मुझे सिर्फ वो ही कंसिडर करना है जो एक्स इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही जा रही हूं मैं, तो इस केस में तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऊपर को चला जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जाएगा, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं मॉड एक्स को देखूं व्हेन एक्स इज नेगेटिव, इस केस में देखें तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू, -10 पे 10 वैल्यू, -5 पे 5 वैल्यू, मतलब जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं उसका ग्राफ डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे अगर हम ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कंसिडर कर लें तो वो हमें पता है कि ई रेज अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डालती हूँ यहाँ पे 0 होता है, मतलब ये 0 को जाएगा, और 0 पे ये 1 को जाएगा, और इन्फिनिटी पे चला जाएगा इन्फिनिटी के पास, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाता है। ये जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है, इधर इधर को इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका ग्राफ जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स देखूं तो वो क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या बनाएगा, इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो वो इन्फिनिटी बना देगा, मतलब इन्फिनिटी से जाता जाएगा और 1 पे ही कट करेगा। ठीक है, और इधर जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन यहां से वैल्यूज इंक्रीज होती शुरू हो रही है और ग्राफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये मोनोटोनिकली क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अगर हम देखें एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो वो ऐसा जाता है, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक तो हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सेकेंडली हम चेक कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव निकाल के, जैसे यहां पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ फंक्शन इज गवर्न्ड बाय साइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव के साइन के साथ। कोई भी फंक्शन है मेरे पास एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई फंक्शन ले लिया तो इसका डेरिवेटिव कर लो, अगर तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है, जिस भी इंटरवल है, अगर सपोज इस इंटरवल पे पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो वाला इंटरवल की वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर उसमें सारे इंटरवल पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो ये होएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली, बिकॉज मैंने इक्वालिटी लगा दी यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग ही बनेगा। अगर इसका डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली कैसे बनेगा, अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 रह रहा है, मतलब कभी भी 0 नहीं बन रहा, अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 रह रहा है, कभी 0 नहीं बन रहा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक और रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है, सपोज हमें कोई एफ फंक्शन दे दिया वो भी इंक्रीजिंग है, और जी फंक्शन दे दिया वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डेफिनेटली जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, पक्का डिफाइंड होगा, और जी ऑफ एफ जो भी बनेगा वो भी पक्का क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, और अगर एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन दे दिया इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और जी एक्स इज डिक्रीजिंग, इट में भी मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर इंक्रीजिंग हो और दूसरा डिक्रीजिंग हो, कोई जरूरी नहीं है एफ ही इंक्रीजिंग होना चाहिए जी ही डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों में से कोई भी अगर एक इंक्रीजिंग है और दूसरा डिक्रीजिंग है तो भी जी ऑफ एफ डिफाइन होता है, और ऐसे केसेस में जी ऑफ एफ जो होता है तो पक्का वो डिक्रीजिंग ही बनता है। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मोनोटोनिसिटी पे डिपेंड करते हैं, चेक करनी है हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन है हमारे पास 10x माइनस एक्स, तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव ही निकालेंगे, तो एफ डैश निकालो, क्या बनेगा, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स इज -1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अगर किसी भी टर्म का स्क्वायर पड़ा है तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं ना हो सकती है, तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है ऐसा इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बोल दिया उन्होंने
कौन से इंटरवल में है वो वाला चेक करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो क्या आएगा, 2x-1 इंटू x-2 प्लस x-1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे x-1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस प्लस x 3x माइनस 5 ये बन जाएगा मेरे पास। अभी चेक करना है कि ये वाली टर्म हमेशा क्या है, बोल दिया उन्होंने कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो लेस देन 0 हो जाएगी हमेशा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये टर्म लेस देन और इक्वल टू 0 कब बनेगी, मतलब दो टर्म्स की प्रोडक्ट हो रही है वो लेस देन 0 बन रही है, मतलब उनमें से पक्का कोई ना कोई एक तो पक्का नेगेटिव होनी चाहिए। ये भी नेगेटिव हो सकती है, ये भी नेगेटिव हो सकती है। अगर इसको देखें 3x माइनस 5 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब मैंने एक को नेगेटिव रख लिया, इसको नेगेटिव, और इसको हम पॉजिटिव रख लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे तो क्या बनेंगे, x इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब x कौन से इंटरवल में लाइक करना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 5/3 से छोटा होना चाहिए। तो चेक कर लो, यस x बिलोंग करना चाहिए 1 से बड़ा और 5/3 से छोटा होना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं पता चलता आप इंटरवल उठा लो। देखो ये हेयर इज 1 and 2, ठीक है, तो इसमें से और इसमें से लास्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। इसमें देखो 0 आ रही है ना पक्का, अगर ये वाली वैल्यू होती तो इसमें 0 आती, अगर 0 आती तो चेक कर लो 0 डाल के क्या ये नेगेटिव बन रहा है, अगर 0 डालेंगे तो -1, जहां पे भी 0 डाला तो क्या आएगा -5, -1 इंटू -5 इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये वाला तो पक्का नहीं आएगा। इसमें से 1 और 2, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू उठा लो, मतलब ये भी 1 और 5/3, दिस इज ऑल्सो लेस देन 2। ठीक है, तो हम इसके में से 2 के क्लोज वाली कोई ना कोई वैल्यू उठा के पुट करके देख लेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द इंटरवल दिस द फंक्शन दिस इज, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लू, तो एफ डैश निकाला क्या आएगा, -12, साइन का डेरिवेटिव इज cos x। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, इससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चेक करना है हमें सिर्फ cos x। यहाँ पे मेरा x क्या है, x लाई कर रहा है मेरा -π/3 से π/3 के बीच में। अगर मैं इस पे cos अप्लाई कर दूं, cos ऑफ -π/3 इज लेस देन cos x cos π/3। तो मुझे पता है here is 0, यहाँ पे कुछ 1 होगा, अगर मैं ऐसा कुछ बनाते हैं हम, π/2 पे ये 0 बनता है और इधर -π/2 पे भी 0 बनेगा, ये ऐसा बिहेव करेगा फंक्शन cos का। ठीक है, तो यहीं कहीं π/3 पड़ा होगा और यहीं कहीं -π/3 पड़ा होगा, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो cos ऑफ -π/3, अगर मैं सबसे छोटी वाली लिमिट चेक करती हूँ तो उसमें क्या, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव मिलेगा मुझे आंसर, तो π/3 पे इसकी वैल्यू थे 1/2 cos x, और ये π/3 मतलब π/3 पे भी अगेन 1/2 ही होगी। बट अगर मैं देखूं π/3 में अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, जो भी वैल्यू आएगी वो, क्योंकि मुझे लेस देन लिखनी है, वैल्यू तो आएगी इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1/2 एग्जैक्ट वैल्यू, देखो इस पे इक्वालिटी पे कितनी वैल्यू होगी, 1/2 होगी, बट 1/2 से मुझे क्या चाहिए, बड़ी, तो मैंने लगा दिया। यहाँ पे अगर 1/2 लगाएं तो उससे छोटी वैल्यू चाहिए, अगर मैं 1/2 से छोटी लिखने की बजाय, क्योंकि cos की वैल्यू ही नहीं रहेगी 1/2 से 1/2 के बीच में, तो अगर मैं 1 लिख दूं, क्योंकि π/3 की जो भी वैल्यू आ रही है वो पक्का लेस देन 1 ही तो आ रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू, और इसमें अगर cos की मुझे पता चल गया ऐसे इंटरवल में ये ऐसा बिहेव करेगा, और -12 करने पे, और दोनों अगर सभी तरफ मैं इसमें -12 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, अगर -12 यहाँ पे करेंगे तो 0, और -12 यहाँ पे करेंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, और -12 यहाँ पे करेंगे तो 0 -12 प्लस cos x इज लेस देन हाफ। तो ये वाली वैल्यू जो भी बनी है फंक्शन की वो हमेशा 0 से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है इसका डेरिवेटिव हमेशा इस इंटरवल में। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें चेक करना है डिक्रीजिंग फंक्शन कौन है इनमें से, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसके डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, किसी पॉइंट पे भी अगर 0 हो रहा होगा, लेस देन 0 हो रहा हो तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। log x है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। ठीक है, तो 1/x, ये वाला जो log फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव x पे ही डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव एक्सेस ही पुट कर सकते हैं, तो ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको देखें 1/mod of x, तो इसको अगर लिखें तो ये ऐसा बनेगा ना 1/- और हेयर इज 1/+ when x इज नेगेटिव और when x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है 1/x वाला,
अगर x को मैं नेगेटिव पुट करती हूं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो चाहे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x², here is -1/x², ठीक है, when x is less than 0, when x is positive। देखो ये यहाँ पे x² पड़ा है, मतलब हमेशा इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे x² डालोगे तो नेगेटिव साइन बाहर पड़ा है ऑलरेडी, तो ये हमेशा डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग भी बन रहा है और डिक्रीजिंग भी बन रहा है, तो ऐसा फंक्शन मोनोटॉनिक के केस में नहीं कंसिडर करते, तो इसको नहीं कंसिडर, हमें तो हमेशा के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है ना, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। e⁻1/x। अभी ये वाला ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, e⁻1/x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, मतलब नीचे को जाता है, मुझे याद है ग्राफ, तो इसके लिए ये डिक्रीजिंग बन जाएगा। आप इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, e⁻1/x एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे -1/x²। ये नेगेटिव साइन पड़ा है हमारे पास, तो हमेशा लेस देन 0 देगा, तो ये वाला आंसर टिक हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 0 दे रहा है तो हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा, तो ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है। साइन एक्स मुझे पता है ये तो ऐसे ऐसे बिहेव करता जाता है, तो कहीं पे भी हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है और कहीं पे भी हमेशा डिक्रीजिंग नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। कॉस भी नहीं है। e⁻x का ग्राफ मुझे पता है, हमने किया था, वो इंक्रीज करता जाता है, तो अच्छा हमें इंक्रीजिंग चाहिए, तो ये वाला हमेशा पता है मुझे इंक्रीज करता जाता है। 2⁻⁻x तो ऐसे आएगा ना, वो तो डिक्रीज करेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये चेक कर लेते हैं। e⁻⁻x ये तो हमने किया था, ये हमेशा डिक्रीज करता जाता है हमेशा सभी वैल्यूज के लिए, तो चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शन से। ये तो पक्का डिक्रीजिंग है मुझे पता है। x² को चेक करते हैं। x² का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये हमेशा x² का ग्राफ ऐसा बन रहा है कुछ, मतलब ये इंक्रीजिंग भी बन रहा है और ये डिक्रीजिंग भी बन रहा है, ठीक है। तो मुझे तो हमेशा के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। tan का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, tan का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है 0 में से पास होके, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी नहीं आएगा, मुझे डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। मॉड x का भी कभी इंक्रीजिंग होता है, x पॉजिटिव्स पे इंक्रीजिंग होता है और x नेगेटिव्स पे डिक्रीजिंग होता है, तो इसको भी नहीं देखेंगे, तो हमें हमेशा के लिए डिक्रीजिंग देखना, तो ये वाला आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे दिया f(x) x + sin x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, चेक करना है मोनोटोनिक फॉर कौन सी वैल्यू के लिए, चेक कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 1 + sin का डेरिवेटिव इज cos x। तो देख लो cos x की वैल्यू, अगर x हमेशा, अच्छा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करना है, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, तो 1 + cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करती हूं यहाँ पे, ठीक है, x की cos x की मैक्सिमम या मिनिमम मुझे पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हमारे पास कंडीशन में, -1 से 1 के बीच बीच में ही लाई करेगा जो भी cos फंक्शन होता है। -1 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। अगर मैं यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू डालती हूँ, -1 भी डालें तो भी ये 0 ही बनेगा। अगर उससे कुछ भी बड़ी वैल्यू डालते हैं तो कुछ ना कुछ सब प्लस ही हो रहा है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे और -1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। मतलब x की मैं चाहे कोई भी वैल्यू डाल दूं, उसने वैल्यू क्या देनी है मुझे, रिजल्ट क्या देना है, -1 से 1 के बीच में ही देना है। तो -1 के बीच में अगर मैं 1 में कुछ भी ऐड करती हूँ इस टर्म में, तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो x की कोई भी वैल्यू डालो, मुझे नहीं चाहिए कि ग्रेटर देन ही चाहिए और लेस देन ही चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस इज ट्रू, मतलब x की कोई भी वैल्यू डालते हो तो cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, और -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, अगर उसको 1 में ऐड करोगे आप तो हमेशा वो ग्रेटर देन 0 ही